मैंने सपना देखा है कि एक दिन इस धरती से सीमाओं की सभी रेखाएं मिट जाएंगी। ये शब्द किसी नेता के नहीं, बल्कि एक कवि के थे। एक ऐसे कवि के जिसकी कलम में बंगाल की आत्मा बसती थी। लेकिन क्या होता है जब एक शर्मीला, अंतर्मुखी लड़का एक पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान का चेहरा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार जीतने की नहीं है। ये कहानी उस अकेले कवि की है जिसने अपनी स्याही से बंगाल की मिट्टी की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ये समझने की कहानी है कि एक पूरी संस्कृति की आवाज बनने का मतलब क्या होता है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही हमारे मन में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और उनकी अमर कृति गीतांजलि की याद आ जाती है। लेकिन टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा और दर्शन हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी। वो एक चित्रकार थे, एक संगीतकार थे, एक उपन्यासकार, एक नाटककार और एक ऐसे शिक्षाविद जिनकी सोच अपने समय से दशकों आगे थी। ये उस इंसान की यात्रा है जो कलकत्ता के एक आलीशान घर में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी आत्मा बंगाल के गांवों की धूल में बसती थी। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल की चारदीवारी में घुटन होती थी, लेकिन जिसने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जो आज भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने एशिया को किसी भी क्षेत्र में उसका पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया और पश्चिम को भारतीय आध्यात्मिकता की गहराइयों से मिलाया। इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी की परतों को एक एक कर खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे जोरासांको की हवेली का एक अकेला लड़का गुरुदेव बना और कैसे उसने अपनी कला के जरिए न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक आत्मा को दुनिया के मंच पर एक नई और गर्व भरी पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं यह असाधारण सफर। 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोरासांको ठाकुरवाड़ी में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ। टैगोर परिवार उस दौर में बंगाल के पुनर्जागरण का एक बड़ा केंद्र था। उनके घर में साहित्य, संगीत, कला और दर्शन की नदियां बहती थी। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे, जो एक प्रगतिशील धार्मिक आंदोलन था। उनके भाई बहन भी अपने अपने हुनर में माहिर थे। कोई दार्शनिक और कवि था तो कोई संगीतकार और नाटककार। ऐसे माहौल में रवि का कला और ज्ञान के बीच बड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन इस बौद्धिक माहौल के बावजूद बालक रवि का मन कहीं और ही लगता था। उन्हें स्कूल की औपचारिक पढ़ाई कभी पसंद नहीं आई। सेंट जेवियर जैसे नामी स्कूल की क्लासें उन्हें जेल की तरह लगती थी। उनका असली स्कूल तो प्रकृति की गोद में था, घर के बगीचे में या बोलपुर के खुले मैदानों में। उनके पिता ने उनके इस झुकाव को समझा और उनकी शिक्षा का इंतजाम घर पर ही किया, जहां उन्हें उपनिषदों, कालिदास की कविताओं और भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली। उनके पिता चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने। इसी उम्मीद से जब वो करीब 17 साल के थे, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। वो बिना डिग्री लिए ही 1880 में भारत लौट आए। ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। उन्होंने दुनिया के तयशुदा रास्तों को छोड़कर अपनी खुद की राह बनाने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत को एक बैरिस्टर तो नहीं, पर एक विश्व कवि जरूर दिया। ये शुरुआती दौर उस शर्मीले और अंतर्मुखी लड़के के लिए खुद को तलाशने का समय था। उन्होंने अपनी भावनाओं, अपने अकेलेपन और अपनी कल्पनाओं को कविताओं में ढालना शुरू कर दिया। 1884 में उनकी भाभी कादम्बरी देवी, जो उनकी एक अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक थी, ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना ने युवा रवि को अंदर तक हिला दिया और उनकी कविताओं में उदासी और दर्द की एक गहरी परत जुड़ गई। यही वो दौर था जब उस कवि का जन्म हो रहा था, जो आगे चलकर लाखों लोगों की आवाज बनने वाला था। भारत लौटने के बाद टैगोर ने खुद को पूरी तरह से लिखने पढ़ने में डुबो दिया। 1890 के दशक तक वो बंगाल में एक जाने माने लेखक बन चुके थे। उनके कविता संग्रह जैसे मानसी 1890 और सुनारतरी 1894 ने बंगाली साहित्य में एक नई जान डाल दी थी। उनकी रचनाओं में भाषा का नयापन, भावनाओं की गहराई और कल्पना की ऊंची उड़ान थी। उन्होंने बंगाली कविताओं को एक नए रूप दिए और अपनी कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक कटाक्ष को भी शामिल किया। 1891 में
वो अपने परिवार की जागीर की देखभाल करने के लिए पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, वहाँ चले गए। यहाँ उन्होंने करीब 1 दशक गुजारा। ये समय उनके लिखने पढ़ने के लिए सबसे शानदार साबित हुआ। वो अक्सर पद्मा नदी पर एक हाउस बोट में रहते, जहाँ उनका सीधा संपर्क गांव के आम लोगों से होता था। इन लोगों की सादा जिंदगी, उनके छोटे छोटे सुख दुख और मुश्किलों में भी उनकी हिम्मत ने टैगोर के मन पर गहरा असर डाला। यहीं पर उन्होंने अपनी कुछ बेहतरीन कहानियां लिखी, जैसे काबुली वाला और पोस्टमास्टर, जो आज भी भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब दुनिया एक विश्व कवि के जन्म की गवाह बनने वाली थी। और एक कहानी जुड़ी है गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिंग्स से। ये उनके बंगाली भक्ति गीतों का संग्रह था, जिसका उन्होंने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हुआ यूं कि जब टैगोर 1912 में लंदन गए तो उन्होंने अपने कुछ अंग्रेजी अनुवादों की एक नोटबुक साथ रख ली। वहाँ उनकी मुलाकात अपने एक अंग्रेज दोस्त चित्रकार विलियम रोथेस्टिंग से हुई। रोथेस्टिंग ने अब इन कविताओं को पढ़ा तो वो हैरान हो गए। रोथेस्टिन ने वो नोटबुक अपने दोस्त और उस समय के मशहूर कवि विलियम बटलर येट्स, WB येट्स को दी। येट्स इन कविताओं में इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे छपवाने का इंतजाम किया और इसकी एक दिल छू लेने वाली भूमिका भी लिखी। येट्स ने लिखा कि ये कविताएं एक ऐसी संस्कृति से आई है जिसकी कल्पना में दुनिया अब भी एक सपना है, और ये कविताएं पश्चिम के लिए एक अद्भुत तोहफा है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण छपते ही पश्चिमी साहित्यिक दुनिया में तहलका मच गया। इन कविताओं की सादगी, उनकी आध्यात्मिक गहराई और उनकी सार्वभौमिक अपील ने हर किसी के दिल को छू लिया। लोगों को एक ऐसी आवाज़ मिली जो आधुनिक दुनिया के शोर से दूर आत्मा और ईश्वर के बीच के रिश्ते की बात करती है। और फिर 1913 में इतिहास रचा गया। स्वीडिश अकादमी ने रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। असल में वो किसी भी श्रेणी में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। नोबेल समिति ने कहा कि ये पुरस्कार उनकी अत्यंत संवेदनशील, ताज़ी और सुंदर कविता के लिए दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने उत्कृष्ट कौशल से अपने काव्य विचारों को अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त करके पश्चिमी साहित्य का एक हिस्सा बना दिया है। यह सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये पूरे एशिया और भारत के लिए गर्व का पल था। एक ऐसे देश के लिए जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था और जिसे औपनिवेशिक नज़र से देखा जाता था। यह पुरस्कार इस बात की पहचान थी कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत किसी से कम नहीं है। टैगोर की कलम ने बंगाल की आत्मा को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर स्थापित कर दिया था। नोबेल पुरस्कार ने टैगोर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन उनका दिल अब भी बंगाल की मिट्टी में ही बसता था। वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। वो जानते थे कि भारत को केवल राजनीतिक आज़ादी की नहीं, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति की भी ज़रूरत है, और इस जागृति का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। टैगोर उस समय के ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के कड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि यह प्रणाली छात्रों को रटने वाले तोता बनाती है और उन्हें अपनी जड़ों और प्रकृति से दूर करती है। वो एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो छात्रों की रचनात्मकता को पंख दे, उन्हें प्रकृति से जोड़े और उनमें इंसानियत के मूल्यों को जगाए। इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार मिलने से भी 1 दशक पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में एक शांत और ग्रामीण जगह पर एक अनोखे स्कूल की स्थापना की। उन्होंने इसे नाम दिया शांति निकेतन, यानी शांति का घर। यह प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित था, जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे और पेड़ों के नीचे खुली हवा में क्लासें लगती थी। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कला, संगीत, नृत्य, नाटक और प्रकृति के अध्ययन पर भी जोर दिया जाता था। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना सिखाना है। शांति निकेतन सिर्फ 5 छात्रों से शुरू हुआ था, लेकिन टैगोर का सपना बहुत बड़ा था। वो इसे एक ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जहां पूरब और पश्चिम की संस्कृतियां आपस में मिल सके। वो चाहते थे कि ये विश्व भारती बने, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया एक ही घोंसले में अपना घर बना ले। 1921 में उनका ये सपना तब सच हुआ जब शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसका मकसद भारतीय और पश्चिमी शैक्षिक परंपराओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ लाना था। आज भी ये कला, मानविकी और सांस्कृतिक अध्ययन का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र है, जो अपने संस्थापक के आदर्शों को जिंदा रखे हुए है।
लेकिन टैगोर की सोच केवल शहरों तक सीमित नहीं थी। वो भारत की आत्मा यानी उसके गांवों को मजबूत बनाना चाहते थे। वो मानते थे कि ग्रामीण भारत को लाचारी और अज्ञानता की बेड़ियों से आजाद कराना होगा। इसी मकसद से उन्होंने 1921 में कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एल्महर्स्ट के साथ मिलकर शांति निकेतन के पास ही श्री निकेतन की स्थापना की, जिसे ग्राम पुनर्निर्माण संस्थान भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक खेती, सहकारिता और ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना था। शांति निकेतन और श्री निकेतन टैगोर की दो सबसे बड़ी स्थायी विरासतें हैं। ये संस्थाएं दिखाती है कि वो केवल एक कवि नहीं बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने एक बेहतर और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा को चार दीवारी से निकालकर प्रकृति और जीवन के खुले मैदान में खड़ा कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा किसी एक दायरे तक सीमित नहीं थी। वो एक संपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति थे जिनकी रचनाओं ने बंगाल और पूरे भारत के ताने बाने को गहराई से छुआ। संगीत की दुनिया में उनका योगदान बेमिसाल है। उन्होंने लगभग 2203 गीतों की रचना की, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। ये गीत बंगाली संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, खुशी से लेकर गम तक, बंगाल की जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे रविंद्र संगीत ने ना छुआ हो। इन गीतों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और बंगाल के लोक संगीत का अद्भुत संगम है। शायद उनकी सबसे अनोखी उपलब्धि ये है कि वो उन गिने चुने कवियों में से हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला। दोनों ही गुरुदेव की कलम से निकले हैं। यह इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज सरहदों को पार करके लोगों के दिलों में बसती है। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने का फैसला किया तो टैगोर ने इसके विरोध में अमार सुनार बांग्ला मेरा सोने का बंगाल गीत लिखा, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। एक लेखक के तौर पर उन्होंने गोरा और घरे बायरे जैसे प्रभावशाली उपन्यास लिखे, जिनमें उन्होंने राष्ट्रवाद, पहचान और परंपरा जैसे मुश्किल सवालों पर बहस छेड़ी। उनकी छोटी कहानियां आज भी इंसानी भावनाओं के बारीक चित्रण के लिए जानी जाती हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में लगभग 70 साल की उम्र में उन्होंने चित्रकला को अपनाया और हजारों चित्र और स्केच बनाए जो उनके मन की भीतरी दुनिया को एक नया आयाम देते हैं। टैगोर सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि उनकी एक मजबूत राजनीतिक और नैतिक आवाज भी थी। वो एक मानवतावादी थे जो संकीर्ण राष्ट्रवाद के खतरों को पहचानते थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का खुलकर विरोध किया और भारतीय स्वतंत्रता के एक मजबूत समर्थक थे। उनके नैतिक साहस का सबसे बड़ा उदाहरण 1919 में देखने को मिला। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों की एक सभा पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस क्रूर नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना से आहत होकर टैगोर ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1915 में दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने वायसराय को एक तीखा खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे हमारे अपमान को और भी स्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सभी विशेष उपाधियों से मुक्त होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। यह एक ऐसा कदम था जिसके लिए बहुत बड़े नैतिक बल की जरूरत थी और इसने दुनिया को ब्रिटिश शासन का दमनकारी चेहरा दिखा दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो दुनिया के लिए एक रोशन मीनार थे, कि अपनी जिंदगी त्रासदियों और संघर्षों से भरी थी। उनकी महान रचनाओं के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने गहरे व्यक्तिगत दुखों का सामना किया था। 1902 और 1907 के बीच सिर्फ 5 सालों के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी देवी, अपनी बेटी रेणुका और अपने छोटे बेटे शमिंद्रनाथ को खो दिया। इन असहनीय दुखों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उनकी कला को एक नई गहराई और परिपक्वता भी दी। इस दर्द का असर उनकी बाद की कविताओं, खासकर गीतांजलि के गीतों में साफ दिखाई देता है। इन रचनाओं में मृत्यु, आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन तथा आध्यात्मिक इच्छाओं के बीच का खिंचाव जैसे विषय उभर कर सामने आते हैं। उनका व्यक्तिगत दुख उनकी कविताओं में एक ऐसी सार्वभौमिक पीड़ा में बदल गया जिसे हर इंसान जुड़ सकता था। टैगोर का महात्मा गांधी के साथ भी रिश्ता बहुत अनोखा और जटिल था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया और गांधी उन्हें प्यार से
गुरुदेव कहकर पुकारते थे। दोनों भारत की आज़ादी के लिए समर्पित थे। फिर भी कई मुद्दों पर उनके बीच गहरे वैचारिक मतभेद थे। टैगोर गांधी के असहयोग आंदोलन और खास तौर पर विदेशी कपड़ों को जलाने के तरीके के आलोचक थे। टैगोर इसे एक निष्ठुर बर्बादी और एक नकारात्मक सोच मानते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद को मानवतावाद से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब बिहार में भूकंप आया तो गांधी ने इसे छुआछूत के पाप के लिए ईश्वरीय दंड बताया, जिसका टैगोर ने सार्वजनिक रूप से खंडन किया और इसे एक गैर वैज्ञानिक बयान कहा। इन मतभेदों के बावजूद उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। ये उनके आपसी सम्मान को दिखाता है। अपने जीवन के आखिरी दशकों में टैगोर ने जातिवाद और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों में दलित नायकों को जगह दी और केरल के गुरुवायूर मंदिर में दलितों के प्रवेश के अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। यह सामाजिक सुधार के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। वे मानते थे कि सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होना चाहिए। यह संघर्ष और वैचारिक बहस से दिखाती है कि टैगोर केवल एक कल्पनाशील कवि नहीं थे बल्कि एक गहरे चिंतक और समाज सुधारक भी थे, जो अपने समय के सबसे जरूरी सवालों से जूझ रहे थे। 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी जोरासांको के घर में अपनी आखिरी सांस ली जहां उनका जन्म हुआ था। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। टैगोर की विरासत सिर्फ उनकी किताबों और गीतों तक ही सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है विचारों की आज़ादी, रचनात्मकता का सम्मान और मानवता का संदेश। वे एक पुल थे पूरब और पश्चिम के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, प्रकृति और इंसान के बीच। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी और विविध है, जो केवल आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसमें कला, साहित्य और तर्क की भी एक मजबूत परंपरा है। उनकी बनाई संस्था विश्व भारती आज भी उनके वैश्विक नजरियों का एक जीता जागता स्मारक है, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान और कला की खोज में आते हैं। उनका संगीत, रविंद्र संगीत, आज भी लाखों बंगालियों की जिंदगी का हिस्सा है, जो उनके सुख दुख में उनका साथ देता है। उनके लिखे राष्ट्रगान हर दिन करोड़ों भारतीयों और बांग्लादेशियों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। उनका असर केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। W.B. येट्स से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक दुनिया भर के लेखकों और विचारकों ने उनसे प्रेरणा ली। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ वास्तविकता की प्रकृति पर उनकी बातचीत आज भी विज्ञान और आध्यात्मिकता के संवाद का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें सिखाया कि सच्ची देशभक्ति संकीर्णता में नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को दुनिया के लिए खोलने में है। उन्होंने हमें दिखाया कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बदलने और इंसानी रूह को बेहतर बनाने का एक ताकतवर जरिया है। वो बंगाल की आत्मा थे, लेकिन उनकी आवाज़ पूरी मानवता की थी। एक ऐसा कवि जिसका जीवन खुद एक कविता था, खूबसूरती, संघर्ष, ज्ञान और प्रेम से भरपूर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, एक ऐसी रोशनी जो आज भी हमें एक बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का रास्ता दिखा रही है। तो ये थी कहानी उस शर्मीले लड़के की जिसने शब्दों से दुनिया जीत ली। रविंद्रनाथ टैगोर का सफ़र हमें याद दिलाता है कि एक अकेला इंसान भी अपनी रचनात्मकता और पक्के इरादे से पूरी दुनिया की सोच को बदल सकता है। उन्होंने न केवल बंगाल की संस्कृति आत्मा को एक वैश्विक पहचान दी बल्कि हमें यह भी सिखाया कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। अगर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। संस्कृति और इतिहास की ऐसी ही और गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना या कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? क्या वो उनकी कविता है, उनका संगीत है या शिक्षा और समाज पर उनके विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।